हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स टीचर। ठीक है बच्चों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कुछ पढ़ाने से पहले। ठीक है ना, आई एम नीरज कुमार चौधरी। बहुत सारे बच्चे मुझे एनकेसी सर के नाम से जानते हैं। मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है और 16 ईयर्स से ज़्यादा टाइम मुझे हो चुका है आईआईटी जेईई के लिए, एडवांस के लिए पढ़ाते हुए। ठीक है बच्चों, मैंने कोटा के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, जितने भी नाम आप जानते हो। ठीक है ना, और कई बार मैंने टॉप 100 में, टॉप 10 में भी रैंक दी है। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज आईआईटीएन हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको भी इसी रास्ते पे मैं हाथ पकड़ के आगे ले जाता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं फिजिक्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, और न्यूटन्स लॉ का क्या रोल है, और न्यूटन्स लॉ में जो सबसे स्पेशल लॉ है उसका थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला, इन चीजों को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ठीक है ना, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना, और फिर न्यूटन्स लॉ जो भी हैं तीनों, और एक्शन रिएक्शन, इसी का जो थर्ड लॉ है उसको और स्ट्रेस देके मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि टारगेट ये है हमारा कि आज मुझे वो चीज कवर करनी है जब आप 10th से 11th क्लास में मूव करोगे। ठीक है, तो आपको वहां पे जाके सेकंड या थर्ड चैप्टर जो मिलेगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मिलेगा, या फोर्सेस के बारे में बात होगी। वो टॉपिक आपको एकदम नया नहीं लगेगा, आपको एक एक चीज समझ आएगी उसमें से जब आपका टीचर आपको पढ़ाएगा। ठीक है ना, हालांकि मैं ही पढ़ाऊंगा उस टाइम भी। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल नई नहीं लगेगी। और इसी में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड या सबसे वैल्यूएबल या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। उसके बारे में भी मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है ना, तो इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस लेवल पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, यानी कि हम अपनी 11th क्लास को स्टार्टिंग से मजबूत बनाने के लिए ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस से। ठीक है बच्चों, चलो तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहली तो बात यही कि सर हमें तो यही बता दो आपकी फोर्स क्या होता है। हम जानते हैं पर एग्जैक्ट नहीं पता कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्शन है। फोर्स एक एक्शन है जिसमें हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी को पुश करते हैं तो वो आगे चली जाती है, या ऐसे पुल करते हैं तो हमारी तरफ आ जाती है। किसी भी चीज पे फोर्स लगाना, ठीक है ना, किसी 3-4 लोग मिलकर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको पुश करके धकेलते हैं, वो आगे चलने लगती है। तो जो हम पुश कर रहे हैं दैट इज फोर्स, उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये फोर्स कितने टाइप के होते हैं वो मुझे बताना है आपको। सबसे पहला जो है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है ना, दूसरे टाइप का होता है वीक फोर्सेस, तीसरे टाइप का होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, और चौथे टाइप का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये 4 टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, वीक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। फोर्सेस को मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब मैं एक एक करके बताऊंगा, और बच्चों ये बात आप ध्यान से सुन लो, आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि अगर आप अब आगे चल के आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करोगे, ठीक है ना, आईआईटी जेईई
या नीट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, यानी कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना सोच रहे हो, तो आपको बस उतना ही पढ़ने की जरूरत है जितना मैं इनमें आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहां पे न्यूटन साहब ने ही बताया था। उन्होंने ये बोला है कि कोई भी दो मासेस, मान लीजिए एक मास है m1 और ये कोई दूसरा मास है m2। मास मतलब कोई पार्टिकल जिसमें वेट हो, तो एक m1 है और एक m2 है, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एक मास दूसरे मास को, ठीक है ना, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ खींचता है, ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ खींचता है, और ये वाला मास भी इस वाले मास को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि ये एक अट्रैक्शन का फोर्स है, ये एक अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि सर ये तो हमें पता है, तो बच्चों सुनना ध्यान से, अभी इन चीजों का यूज एक बड़ी जगह होने वाला है। ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है और जिसकी वैल्यू होती है ये वाला, देखो मान लो ये तो 1 है, ये 2 है, तो भाई ये वो फोर्स है, ये वाला वो फोर्स है जो 2 लगा रहा है 1 पे 2 लगा रहा है। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये वाला कौन सा होगा? ये होगा F21, ठीक है ना। यानी कि ये वो फोर्स है जो 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, ठीक है ना। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि F12 और F21 बिल्कुल बराबर होंगे, यानी कि M1 M2 को उतने ही फोर्स से खींचेगा जितने से M2 M1 को खींचेगा, सेम फोर्स से खींचेंगे एक दूसरे को। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। यानी कि ये नेचर का वो राज है जो न्यूटन साहब ने समझ लिया था कि अरे यार ऐसा है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है, और वो अट्रैक्ट करने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट G इंटू मास M1 इंटू M2 और डिवाइडेड बाय इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक की, डिवाइडेड बाय r²। ये जो फोर्स होता है ना बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक। तो एक्चुअल में तो यही बताना था मुझे, पर मैंने ये वाली चीज भी समझा दी आपको, ये वाली चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं, ठीक है ना। ये लीजिए, ये आपके लिए हमेशा डब्बे में बंद हो गया। F इज इक्वल टू G_M1 M2 बाई r², और ये केवल एक वैल्यू है, यानी कि G क्या है? G एक कांस्टेंट है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, उसमें आप पहले मास की मल्टीप्लाई करो, दूसरी करो और r² से डिवाइड कर दो। ये फोर्स एक फोर्स है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है, ये फोर्स के बारे में तो मैंने बता दिया और आपको बस इतने की ही जरूरत है, यानी कि आप जान गए ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सर क्या ये सब जगह लगता है? जी हां, ये सब जगह लगता है। जैसे एक पार्टिकल तो ये हो गया मेरे हाथ में, दूसरा पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का। कौन सा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि हमारे पास जो अर्थ है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है और भाई ये इसका सेंटर है, ठीक। आप यहां पे खड़े हुए हो, आप मान लो यहां पे खड़े हुए हो ऐसे, और आपके हाथ में एक बॉल है, आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है ना, है आपके हाथ में एक बॉल है। अब एक मास तो ये हो गया M2, एक मास ये हो गया M1। आप इस बॉल को छोड़ दो, ड्रॉप कर दो,
तुरंत किधर गिरेगी? तुरंत नीचे गिरेगी। यानी कि ये जो इतना बड़ा पार्टिकल है अर्थ, हमारी जो अर्थ है, ये जो इतना बड़ा पार्टिकल है, ये हर पार्टिकल को अपने सेंटर की अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए तो चीजें सब नीचे गिरती हैं। कुछ भी गिरा दो नीचे ही गिरेगा। भाई यहां मान लो कोई छत पे खड़ा हुआ है, ऐसे ये ग्राउंड है और ये इंसान कोई छत पे खड़ा हुआ है अपनी हाथ में बॉल लेके। अगर ये बॉल को ड्रॉप करेगा तो बच्चों बॉल किधर गिरेगी? बॉल गिरेगी ना इधर, ड्रॉप करते ही इधर गिरेगी, यूं गिरेगी धड़ाम से यहां पे। ये नीचे ही क्यों गिर रही है? क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ जो है ना, ये जो अर्थ है, ये वाली सरफेस कौन सी है? यही तो है अर्थ। तो अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला रूल न्यूटन साहब पहचान गए थे। उन्होंने ही बताया था कि कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रही, तो ये अर्थ भी इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है। न्यूटन एप्पल, ठीक, वही कारण है, ठीक है ना, कोई चीज नीचे की तरफ क्यों गिरती है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप तो बोल रहे थे कि अगर बॉल अर्थ को खींच रहे तो अर्थ भी बॉल को खींचे। बिल्कुल सही बात है, ये बॉल भी जो है ना अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। और अगर बॉल एक दुनिया है, मान लो बॉल एक अलग दुनिया है, और बॉल पे अगर कोई इंसान होंगे तो उनको लगेगा कि अर्थ उनकी तरफ गिर गई है, उनको लगेगा कि अर्थ उनकी तरफ गिर गई है, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अर्थ वालों को लगेगा बॉल अट्रैक्ट हो रही है, बॉल वालों को लगेगा अर्थ अट्रैक्ट हो रही। फाइनली दोनों मिल रहे हैं ना, फाइनली दोनों मिल रहे हैं, और हम तो अर्थ पे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अर्थ तो वही है, दूसरी चीज इस पे गिर रही है। अगर ये बॉल होती ना हमारी दुनिया तो हमें लगता हम तो यही है, अर्थ हम पे गिर रही है। अब हम अर्थ पे हैं तो हमें लग रहा है बॉल हम पे गिर रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए ये जो फर्स्ट टाइप का फोर्स है, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। इसमें जो ये फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यही वो फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो इन चार टाइप के फोर्सेस में से एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो इन चार में से कोई सा एक फोर्स होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई बॉडी यहां रखी और दूसरी बॉडी यहां रखी तो उस पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्स की बात करते, वीक फोर्स। वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस बिल्कुल बहुत ही हल्की गैस है, उसके पार्टिकल वैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट घूमते रहते हैं। तो जितने बहुत माइन्यूट लेवल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये थोड़ा जाके आपको फ्यूचर में बताए जाएंगे, इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, वेरी वेरी स्मॉल फोर्सेज होते हैं ये, वेरी वेरी स्मॉल फोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा कम, 10⁻⁻10 न्यूटन के ऑर्डर के, यानी कि बहुत ही कम, 10⁻⁻10 40 इस टाइप के ऑर्डर के, बहुत ही कम ऑर्डर के होते हैं। ये एग्जैक्ट ऑर्डर मुझे यहां पे याद नहीं है, पर ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो वीक फोर्स भी हो सकता है। गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, या अलग टाइप का वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं जो कि नियर फ्यूचर में आपको बताए जाएंगे। दूसरे टाइप के ये फोर्स होते हैं। तीसरे टाइप का फोर्स होता है आपका कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। ये मुझे और समझाना है आपको। न्यूक्लियर फोर्सेस बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, जैसा कि नाम से ही पता है न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब किसी भी एटम का ये वाला पार्ट जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है? न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर जो
पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स बिल्कुल अलग ही टाइप का होता है। कैसे? जैसे एक पॉजिटिव पार्टिकल है और ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन का फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं भाई, ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन अपने पास में है, तो ये दोनों प्रोटॉन तो रिपल्शन दिखाएंगे, सेम चार्जेस हैं। ठीक, अब बच्चों आपने सुना ही होगा कि अगर हम किसी एटम की बात करें, अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन यहां बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं, ऐसे यू ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, केवल प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो सारे के सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स एक साथ एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है, ये तो इम्पॉसिबल टाइप बात है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि भाई न्यूक्लियस में, ठीक है ना, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो भाई ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स तो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, ये तो एक दूसरे से दूर भाग जाने चाहिए, ये तो एक दूसरे से दूर भाग जाने चाहिए। फिर ये एक साथ जुड़े हुए क्यों पड़े रहते हैं न्यूक्लियस में? कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि रूल तो ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, दूर भगा देता है, और ये सारे पॉजिटिव ही चार्ज हैं न्यूक्लियस के अंदर, फिर ये एक साथ क्यों रहते हैं? इनको तो भाग जाना चाहिए। इनफैक्ट जो चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, उन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, उन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, इन्हें सारे चिपक जाने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमारे पास है नहीं, तो उनमें से ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन्स, ठीक है ना, कैसे एक साथ रह सकते हैं? तो इसका आंसर बच्चों ये है कि उनमें, उन प्रोटॉन्स के बीच में ये जो रिपल्शन का फोर्स है इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो कि ओनली अट्रैक्टिव होता है। वो केवल अट्रैक्टिव होता है, न्यूक्लियर फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है। और जब भी बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाती है, यानी कि जब भी बीच की डिस्टेंस दो पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो एक दूसरे के क्लोज है और वो इतने क्लोज आ गए हैं एक दूसरे के कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाती है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और जब वो एक बार डेवलप हो जाते हैं फिर वो सारे फोर्सेस को मिटा देते हैं, केवल अट्रैक्शन का फोर्स बच जाता है एक सिंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहां पे अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक स्टेज के बाद डेवलप होते हैं, उससे पहले ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल ही कर रहा होगा, नो डाउट रिपल्शन होगा, ऐसे रखेंगे तो भाग जाएंगे दोनों, लेकिन इनको जबरदस्ती आप पास ले आओ, और इतने पास ले आओ कि इनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए, फिर ये भूल जाएंगे कि हमें एक दूसरे को रिपेल करना, और चिपक जाएंगे, और इतनी जोर से चिपक जाएंगे कि इनको अलग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर कितनी कम डिस्टेंस होती, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ये इतनी कम डिस्टेंस होती है कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो सारे गिले शिकवे भूल के ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात को बहुत ध्यान से यहां पे समझना है। तो तीसरे टाइप का फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। दूसरे टाइप का फोर्स है वीक फोर्स, जो एक्चुअल में बहुत वीक होता है, जिसका होने के बाद भी ना होने के बराबर होता है।
ठीक है ना, यानी कि जिसको कहीं बहुत सारी जगह पे इग्नोर कर सकते हैं वो वीक फोर्स होता है। अब बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, 4th नंबर का फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझाएंगे, ठीक है ना, और मैं समझाता नहीं हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, क्यों जरूरत नहीं है सर समझने की, ऐसा भी इतना आसान क्यों है? अरे भाई 4 टाइप के फोर्स होते हैं। अब मान लो कोई फोर्स लग रहा है एफ, अगर वो उन 3 टाइप का नहीं है तो फिर वो कौन से टाइप का है? चौथे टाइप का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बस इतना काफी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उनके अलावा कोई भी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है ना सर, कोई एग्जाम्पल दो। अच्छा ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो कोई आके आपके कान के नीचे ऐसे लगा देता है, तो आपके मुंह पे फोर्स लगाया उसने, ऐसे लग गया फोर्स, आपको चोट भी लग गई, आपको अकल भी आ गई, आपकी नींद भी चली गई, आपका सब 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 चालू हो गया। ठीक है ना, अकल आ गई, आपको इलेक्ट्रिक शॉक टाइप लग गया यहां पे। ये वाला फोर्स जो यहां पे लगा है, कौन सा फोर्स था? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स था? क्या आपके मुंह ने उनके हाथ को अट्रैक्ट किया है तब लगा है? नहीं सर, ग्रेविटेशनल तो नहीं था। क्या ये अट्रैक्ट होने से लगा है? नहीं, ग्रेविटेशनल तो नहीं था। क्या ये वीक फोर्स था? क्या ये जो लगा वीक फोर्स था? नहीं सर, बहुत चोट लगी है, वीक तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमें लगी है ना अच्छे से, अकल आ गई है, तो वीक फोर्स तो हो ही नहीं सकता। ये तो अच्छा खासा फोर्स था, वैल्यू बढ़िया थी इसकी, तो इससे तो अकल आ गई हमें। तो ये वीक फोर्स यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इतना भी कम नहीं है कि हम इसको वीक फोर्स बोल सकें। वीक फोर्स बोल सके, इतना भी कम नहीं है। अब क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था? ये क्या ये न्यूक्लियस के लेवल पे था? क्या आपका मुंह न्यूक्लियस जितना है? क्या ये हाथ आपके बिल्कुल इतने क्लोज आ गया था? इतनी, ये तो बहुत दूर था, ये तो कई गुना 10⁻⁻15 मीटर, तो इतनी सी डिस्टेंस होती है, बहुत ही कम, हाथों से भी बताई नहीं जा सकती। क्या ये वो वाला फोर्स था जिसमें दो चीजें बहुत नजदीक आ जाती हैं तब फोर्स लगता है? नहीं, ये वो वाला भी फोर्स, क्योंकि हाथ तो दूर था, ऐसे ही लगा आके, बहुत दूर था वो तो। ठीक, तो भाई ये जो यहां पे फोर्स लगा है ना एक धप लगने से, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। क्योंकि ना तो ये ग्रेविटेशनल था, ना ये वीक फोर्स था, ना ये न्यूक्लियर फोर्स था, तो कौन सा बचा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बचे हुए जितने भी फोर्सेज हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पे ये कोई टेबल है, ऐसे यूं, ये कोई टेबल है, ठीक है। अब यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, ये ठीक है। अब यहां टेबल पे अगर हम कहें कि भाई ये जो टेबल बनी हुई है यहां पे, इस आदमी के खड़े होने से यहां पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। आदमी अगर टेबल पे खड़ा हो, भाई ये आदमी है, ये टेबल पे ऐसे खड़ा हुआ है, यूं, ऐसे यूं, दोनों टांगे यूं रख के यूं खड़ा हुआ है, तो ये जो दबा रहा है टेबल को अपने पैरों से, जो टेबल को दबा रहा है, ये कौन सा फोर्स है? विच फोर्स इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये दबाने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल तो है नहीं, और ये तो वीक भी नहीं है, टेबल की हालत खराब है। अगर ये मान लो 60 किलोग्राम का हुआ तो टेबल की हालत खराब हो जाएगी, तो ये तो वीक फोर्स भी नहीं है। और क्या ये न्यूक्लियर फोर्स है? नहीं, ये न्यूक्लियर तो है ही नहीं, क्योंकि तो न्यूक्लियर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं उनके बीच में लगता है। तो कैसा फोर्स हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट्स इट। कोई भी फोर्स इमेजिन कर लो, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं अगर वो 3 टाइप के नहीं होते। अब मान लो ये ऐसा इमेजिन कर लो कि यहां पे भाई कोई एक स्प्रिंग है यहां पे, ठीक है ना, यहां पे कोई एक स्प्रिंग है इस तरीके का, ये, और इसको पकड़ के कोई इंसान ऐसे खींच रहा है, यूं। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो इंसान फोर्स लगा रहा है,
ठीक है ना। मान लो ये 100 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहा है, तो ये फोर्स किस टाइप का हो गया? क्या ये आदमी रस्सी पकड़ के ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है? नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स तो दो मासेस के बीच में लगता है। क्या ये वीक फोर्स लगा रहा है? अरे नहीं, स्प्रिंग को यहां से इतना खींच दिया इसने, तो ये फोर्स तो वीक भी नहीं है, अच्छा खासा फोर्स है। क्या ये न्यूक्लियर फोर्स है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है न्यूक्लियर फोर्स। क्यों नहीं है? कोई न्यूक्लियाई तो है नहीं यहां पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी ना लगे हुए हैं, ना कोई इतना बहुत नजदीक है उसके, वो 10⁻⁻15। तो कौन सा फोर्स बचा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस तरीके से आप पहचान जाते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, अब बच्चों एक चीज और सुन लो, इस आदमी पे नीचे की तरफ एक mg लगेगा, ये कैसा फोर्स होगा? भाई हर आदमी पे एक mg लगता है ना नीचे की तरफ, अर्थ का सेंटर इसे अपनी तरफ खींचेगा। दैट mg विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा। इस आदमी के पैरों से जो टेबल पे फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट अर्थ के सेंटर की वजह से इस आदमी पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को थोड़ा दिमाग से सोचना है। आपको 99% केसेस में, ठीक है ना, दो फोर्सेस से डील करना है। कौन सा? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बस 99% केसेस में ये दो टाइप के फोर्स यूज होते हैं। वीक फोर्स कहीं यूज नहीं होता, बहुत कम होता है, और न्यूक्लियर फोर्सेस भी हार्डली 1%, ठीक है ना। और 1% में ये वाले फोर्स यूज होंगे। कौन से? वीक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस, 1% बस, और 99% ये। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो आगे चल के आप जब इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे और नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, प्लान करेंगे और आप पढ़ेंगे, तो 99% आपको ऊपर वाले दो फोर्सेस से ही एनकाउंटर करने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। राइट, चलिए, तो मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाया हूं 4 फोर्सेस, किस तरीके के फोर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम न्यूटन्स लॉ पे चलते हैं। किस पे? न्यूटन्स लॉ पे। न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। उसने कितने रूल दिए हैं? 3 लॉ दिए हैं न्यूटन ने फोर्सेस को लेके। कौन कौन से? भाई पहला लॉ तो ये है कि अगर चीजें कंट्रोल में है या कुछ कर नहीं रही है, रेस्ट में है, तो पहला जो रूल है वो तो उन चीजों के लिए है जो रेस्ट में है। दूसरा रूल उनके लिए है जो नॉट इन रेस्ट, जो रेस्ट में नहीं है। और थर्ड लॉ तो अलग ही है, वो तो एक्शन और रिएक्शन के बारे में है। यानी कि इन दो लॉ की कैटेगरी अलग है और ये थर्ड लॉ अपने आप में स्पेशल है। ये तो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, एक्शन रिएक्शन का। तीनों समझाऊंगा क्या है। तो जो पहले दो लॉ हैं वो दो कंडीशन को कवर करते हैं। कैसे कैसे? कि जब बॉडी रेस्ट में होगी तो क्या रूल लगेगा, और जब बॉडी रेस्ट में नहीं होगी तो क्या रूल लगे। बस दो ही काम तो हो सकते हैं, दो ही काम हो सकते हैं। क्या क्या? या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी रेस्ट में नहीं होगी, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी रेस्ट में नहीं होगी। दोनों इसमें कवर कर लिए। तो चलिए बच्चों, मैं बताता हूं न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ में उन्होंने यह बताया है कि अगर किसी भी सिस्टम या बॉडी पे ऑन द बॉडी, ठीक है ना, तो अगर
ऑन द बॉडी, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स, इफ ऑन द बॉडी एक्सटर्नल फोर्स इज 0, किसी बॉडी पे बाहर से लगने वाला फोर्स अगर 0 है तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। ये है न्यूटन साहब का पहला रूल। ये है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स, तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। अब भाई स्टेट का क्या मतलब है यहां पे, इस स्टेट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट? स्टेट का मतलब है बॉडी की कंडीशन, जो इस वक्त हालत है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी। जिस तरफ जितनी वेलोसिटी से जैसे चल रही है उस तरफ उतनी वेलोसिटी से वैसे ही चलती रहेगी, अगर उस पे फोर्स 0 है तो। और अगर वो रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साइंस का एक पूरा सेक्शन यहां पे पैदा हो गया था, जनरेट हो गया था इस लॉ के बाद। यानी कि लोग बाग उस चीज को सोचना शुरू कर दिए थे कि यार यहां पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसको उल्टा यूज करते थे कि अगर किसी बॉडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब उस पे फोर्स 0 है, या फिर सीधा इस पे फोर्स 0 है इसलिए इसकी स्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके से यूज हो जाता है। 0 फोर्स प्रूव करना है तो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उल्टा भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ उन केसेस के लिए था जहां पे एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, 0। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, कोई इंटरनल फोर्स भी होता है? कि हाँ होता है ना बेटा, इंटरनल फोर्स भी होता है, एक्सटर्नल फोर्स भी होता है। मान लो मैं हूं, एक मेरा ये हाथ है, ये हाथ है, मैं इस हाथ से इस हाथ पे खूब जोर लगा रहा हूं, क्या मैं गिरूंगा? नहीं सर। क्या मैं ऐसे गिर जाऊंगा? नहीं। कुछ हो जाएगा मुझे? नहीं होगा। इस इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ अलग से दुखने लगेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आके मुझे यहां पे फोर्स लगाने लगे यूं, तो मैं इधर लुढ़क के गिर जाऊंगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होता। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर मैं ऐसे करके, मान लो यूं करके, एक दूसरे पे ऐसे हाथ से यूं फोर्स लग, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, मेरे अंदर का फोर्स है ये, वो मुझे ओवरऑल कुछ नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन मेरा दोस्त आके मुझे इधर से धकेलने लगे ना तो मैं गिर जाऊंगा। तो एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जो बॉडी पे कोई और लगाता है, बॉडी पे कोई और, बॉडी पे कोई और लगाता है। समवन, मतलब हु इज नॉट पार्ट ऑफ यू, जो आपका पार्ट नहीं है, जो आपसे बाहर की चीज है, दैट इज इंटरनल। अब कोई कहेंगे सर अगर मैं ऐसे ऐसे यूं होता रहूं, यूं होता रहूं, यूं होता हूं, तो मैं एक दिन गिर जाऊंगा, तो मैं तो खुद गिरा हूं। नहीं बेटा, जब आप ऐसे झुकते जा रहे हो ना, तो जो अर्थ है, अर्थ का mg लग रहा है आप पे। अगर आप ऐसे झुक रहे हो, मान लो ऐसे झुक रहे हो यूं, तो ये अर्थ का mg लगेगा आप पे नीचे, और तब गिरोगे आप नीचे। समझ रहे हो? अगर आप ऐसे झुक रहे हो ना तो आप यूं गिरोगे नीचे। मान लो एक पैर यूं उठाते जा रहे हो, उठाते जा रहे हो, उठाते जा रहे हो, यूं ऐसे करके, यूं एक पैर को ऐसे उठाते जा रहे हो, तो एक टाइम पे गिरोगे। क्यों? आप कहोगे मैं तो खुद गिरा हूं सर, मेरी मर्जी थी, मैंने तो खुद को गिराया है, तो ये तो इंटरनल फोर्स था ना। ये था mg, और mg कौन लगा रहा है? अर्थ का सेंटर। तो ये वाला mg एक्सटर्नल फोर्स था, इंटरनल नहीं था ये। इसलिए जब कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है तब ये लॉ लगता है। क्या ये दिमाग की खुजली मिटी कि सर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं? राइट, ओके। अब सेकंड लॉ, ठीक है बच्चों, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे F एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फोर्स
है, यानी कि फोर्स है। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स है तो वो उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप कर देता है। एक्सेलरेशन विल बी डेवलप्ड, और वो एक्सेलरेशन फॉलो करता है F इज इक्वल टू एम ए को, यानी कि वो जो एक्सेलरेशन होगा, दिस इज एक्सेलरेशन, वो होगा लगने वाला फोर्स और डिवाइडेड बाय बॉडी का मास। क्या ये बात समझ में आई? दैट विल बी F बाई एम। और ये बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन तो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते ही है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड लॉ है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसको धकेलना, उसमें एक स्पीड का इंक्रीमेंट आ जाएगा, उसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बच्चों, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम आते हैं इस पे थर्ड लॉ पे, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं थर्ड लॉ की बात करूं, एक्शन रिएक्शन, दिस इज नॉन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, ऐसा होता है हमेशा। तो ये रूल ये कहता है कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाओगे, मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है ना, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ये एक वॉल है, एक दीवार है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो रूल ये कहता है कि अगर आप इस दीवार पे, ये दीवार है, अगर आपने इस दीवार पे फोर्स लगाया है F, ठीक है, तो रेडी रहो, आपके हाथों पे भी एक फोर्स F उतना ही लग रहा होगा। भाई दीवार को आप F फोर्स से धकेल रहे हो, तो ये जो दीवार है ना, ये भी आपके हाथों को F फोर्स से रोक रही होगी, ठीक है ना। आप अगर ये दीवार नहीं होती तो आप अभी गिर जाते, इसका मतलब आपको कोई गिरने से रोक रहा है, ठीक है ना। आप मान लो ये एक दीवार है इस तरफ, यहां पे ऐसे, और एक बॉल को आपने यहां पे थ्रो करके ऐसे मार दिया, तो बॉल ऐसे जाएगी, वापस बाउंस होके आएगी। आपने दीवार पे मारा ना, तो दीवार भी बॉल पे मारेगी और बॉल उधर जाके गिरेगी कहीं, ठीक है ना। इसलिए हर एक्शन की रिएक्शन होती है। दूसरी चीज, अगर आप किसी को मारते हो जोर से, तो पता आपके हाथ में भी चोट लग जाती है। जब आप किसी को मार रहे होते हो ना, तो आपके हाथों पे भी उल्टा चोट लगती है, दैट इज रिएक्शन। और ये यहीं पे नहीं है, ये सब जगह है, लाइफ के हर जगह पे है ये, ठीक। और दूसरी चीज बेटा, इसका रूल क्या होता है, ये तो बॉल है और ये मैन है, तो ये W और ये M। एक्शन रिएक्शन में हमेशा अगर M W पे लगा रहा है तो W भी M पे लगाएगा। और एक्शन रिएक्शन नेवर ऑन सेम बॉडी, नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी, यानी कि एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं वो कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगते, हमेशा वो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर एक्शन यहां पे किस पे लग रहा है, वॉल पे लग रहा है, तो रिएक्शन किस पे लग रहा होगा, रिएक्शन लग रहा होगा मैन के हैंड्स पे। ये जो मैन के हैंड्स है ना, इन पे लग रहा होगा रिएक्शन यहां लगेगा। ऑलवेज अलग अलग बॉडी पे होते हैं। दूसरी चीज, सेम नेचर के होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, सेम नेचर के होते हैं। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा, ठीक है। दोनों के दोनों सेम नेचर के होते हैं, एक्शन भी और रिएक्शन भी, ठीक है ना। कभी सेम बॉडी पे नहीं लगते और सेम नेचर के होते हैं।
तीसरी चीज, ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीसरी पहचान हो गई। और भी बहुत सारी पहचान है इसकी। चौथा रूल ये है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन होती है इनकी, सेम लाइन ऑफ एक्शन। जिस जगह पे ये लगेगा उसी जगह से ये जाएगा। दो, ये पूरी एक लाइन होगी ये वाली। अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो इसी लाइन पे उल्टा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यही इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। यहां पे मुझे एक अनाउंसमेंट करना है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जो ये अभी आप क्लासेस पढ़ रहे हो, जो मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्लासेस आप कंटिन्यूअसली अटेंड कर सकते हो हमारे डाउटनट ऐप पे। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही बिल्कुल सेम इसी टाइप की क्लासेस जो आपकी 11th क्लास को और मजबूत बना देगी। आप जेई या नीट किसी की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप हमारे ऐप पे जाइए, और ऐसी क्लासेस रेली हो रही हैं, रोज हो रही हैं वहां पे फाउंडेशन की। ठीक है बच्चों, तो एज सून एज पॉसिबल जाके डाउटनट ऐप पे रजिस्टर कर लीजिए और ऐसी क्लास कर करके अपने बेस को और स्ट्रांग बना लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।